बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पाकिस्तान की आईनी तारीख के दिलचस्प सफ़र और उन बुनियादी हुकूक का जायज़ा लेंगे जो हर शहरी की आज़ादी की ज़मानत है। अगर इम्तिहानात की तैयारी चल रही है तो ये डिस्कशन एक बेहतरीन और जामे गाइड साबित होने वाली है। जल्दी से आज के अहम टॉपिक्स पर नज़र डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे आइन की बुनियादों से, फिर 1973 के आइन पर आएंगे और इसके बाद बुनियादी हकूक़ यानी आर्टिकल्स 8 से 28 तक डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हुकूक की मअतली, 8वीं और 18वीं तरामीम और आखिर में आज के दौर में हुकूकी वसअत को भी कवर करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आइन की बुनियादें यानी शुरुआती खिला और करारदाद मकासद। 1947 में आज़ादी के फ़ौरन बाद का वक्त ज़रा तस्वुर करें। एक अजीब सा कानूनी खला था, अपना कोई आइन नहीं था, तो निज़ाम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चलाया गया। हैरत की बात यह है कि हमें एक मुस्तकिल आइनी ढांचा हासिल करने में तकरीबन 3 दहाइयाँ लग गईं। 1949 की करारदाद मकासद, 1956 का पहला आइन, 1962 का अयूब खान के दौर का निज़ाम और फिर जाकर बिल आखिर 1973 की वो तारीख़ी दस्तावेज़ सामने आई जो आज तक नाफिजुल अमल है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि पाकिस्तान का कानूनी ढांचा किस तरह तब्दील हुआ। हम बरतानी रिवायात से, जहां एग्जीक्यूटिव के पास बेपनाह इख्तियारात थे और चीज़ें गैर तहरीरी थीं, हटते हुए एक बाकायदा तहरीरी और ज़ाब्ताबंद इस्लामी जमहूरिया के मॉडल की तरफ शिफ्ट हुए। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये निकल कर आता है कि 1949 की करारदाद मकासद ने दरअसल इस्लामी सियासी तसव्वुरात और मगरबी जमहूरियत का एक अनोखा ब्लेंड पेश किया। इम्तिहानात के हवाले से ये याद रखना इंतहाई ज़रूरी है कि ये करारदाद 1956, 1962 और 1973 के आइनों में शुरू में सिर्फ एक दिबाचा या प्रियम्बल थी, लेकिन फिर 1985 में 8वीं तरमीम के ज़रिए ये 1973 के आइन का एक बाकायदा और मौसर हिस्सा बन गई। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। 1973 का आइन, जिसने कानून को एक मजबूत एंकर फराहम किया। तो 1973 के आइन ने पाकिस्तान में वफाकियत, इख्तियारात की अलहदगी और पार्लिमानी जमहूरियत को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। लेकिन यहाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ़र्क समझना बहुत अहम है। आर्टिकल 31 से 36 तक जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी या उसूल पॉलिसी हैं, वो दरअसल रियासत के तर्ज़ अमल को गाइड करने के लिए हैं, जैसे तालीम फराहम करना या इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी का फ़रोग़। ये सिर्फ पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, उन्हें ज़बरदस्ती नाफिज नहीं करवाया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ बुनियादी हुकूक हैं जिन्हें अदालतों से बाकायदा सख्ती से लागू करवाया जा सकता है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे कोर हिस्से पर, बुनियादी हुकूक, जो कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फैले हुए हैं। याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इन आर्टिकल्स को ग्रुप्स में बांट लिया जाए। सबसे पहला ग्रुप है जिंदगी और आज़ादी। देखिए, आर्टिकल 8 बिल्कुल वाज़ेह कहता है कि बुनियादी हकूक़ से टकराने वाला कोई भी कानून ज़ीरो या कालादम होगा। इसके फ़ौरन बाद आर्टिकल 9 से 14 तक फोकस करते हैं इंसानी जान और माल की सलामती पर, जैसे हिरासत में तहफ़्फ़ुज़, आर्टिकल 10A का फेयर ट्रायल का हक़, ग़ुलामी और जबरी मशक्क़त की मुमानियत और बिलाशुबा इंसानी विकार की हिफाजत। जिस्मानी आज़ादी के बाद बारी आती है इजहार और मुआशरत की आज़ादियों की। ये अगला ब्लॉक नक्लो हरकत, पुरअमन इज्तिमा और तंजीम साजी की आज़ादी की गारंटी देता है। आर्टिकल 18 कहता है कि कारोबार या पेशा चुनने की मुकम्मल आज़ादी है, और सबसे मशहूर आर्टिकल 19 जो तकरीर और प्रेस की आज़ादी देता है। इसी में 18वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 19A भी शामिल किया गया, यानी मालूमात तक रसाई या राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इस लिस्ट का आखिरी हिस्सा मजहबी, जायदाद और मुसावात यानी बराबरी के हुकूक को कवर करता है। आर्टिकल 20 से 22 तक मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर हैं। 23 और 24 प्रॉपर्टी राइट्स को सेव करते हैं। यहाँ आर्टिकल 25 बहुत क्रिटिकल है, जो क्लियरली कहता है कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। और आखिर में आर्टिकल 28 जो मकामी ज़ुबान, रस्मुल ख़त और सकाफ़त को महफूज बनाता है। तो इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट मुकम्मल होती है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, हुकूक की मुअत्तली और एग्जीक्यूटिव का तजावुज़, यानी जब हुकूमती इख्तियारात हद से बढ़ गए। सोचिए, ये जो हुकूक इतने आयरन क्लैड और मजबूत लगते हैं, क्या इन्हें सच में मुअत्तल या सस्पेंड किया जा सकता है? ये एक बहुत क्लासिक एग्ज़ाम सवाल है।
اور ریالٹی یہ ہے کہ جی ہاں، آرٹیکل 233 کے تحت صدر کے پاس یہ ثوابدیدی اختیار موجود ہے کہ وہ ایمرجنسی نافذ کر کے ان میں سے کچھ بنیادی حقوق کو معطل کر دیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں نظریۂ ضرورت یا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ 1955 کے مشہور مولوی تمیز الدین خان کیس سے شروع ہونے والا یہ قانونی کانسیپٹ حقیقت میں ملک کی تاریخ پر ایک لمبا سایہ ڈالتا رہا۔ اس نظریے کے پیچھے چھپ کر ریاستی ضرورت کا حوالہ دے کر اسمبلیاں توڑی گئیں اور غیر آئینی اقدامات کو قانونی جواز فراہم کیا گیا، جس کی وجہ سے سویلین ادارے لگاتار کمزور پڑتے گئے۔ 5واں حصہ 8ویں اور 18ویں ترامیم۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ قانون سازی کی ان بڑی جنگوں نے ریاست کو کیسے بدلا۔ پاکستان کی جمہوری لچک کو سمجھنے کے لیے ان دو ترامیم کا موازنہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، 1985 کی 8ویں ترمیم نے پورے سسٹم کو نیم صدارتی بنا دیا تھا، جہاں آرٹیکل 58(2)B کے تحت صدر جب چاہے قومی اسمبلی توڑ سکتا تھا۔ طاقت سینٹرلائز ہو گئی تھی۔ لیکن پھر 2010 میں 18ویں ترمیم نے آ کر یہ سب ختم کیا۔ اس نے مکمل طور پر پارلیمانی جمہوریت بحال کی، صدر کی اسمبلی تحلیل کرنے کی یک طرفہ پاور ختم کی اور صوبوں کو باقاعدہ آئینی خود مختاری دی۔ اور اب ہمارا آخری اور چھٹا حصہ، جدید دور میں حقوق کی وسعت۔ صرف تھیوری تک محدود نہ رہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ماڈرن جورسپروڈنس میں یہ حقوق کیسے پھیل رہے ہیں، کیونکہ آئین ایک زندہ دستاویز ہے۔ 18ویں ترمیم نے آرٹیکل 25(a) کے تحت بچوں کے لیے مفت لازمی تعلیم کا حق شامل کیا، اور آج کل کی عدالتی تشریحات دیکھیں۔ عدالتوں نے اسموگ اور فضائی آلودگی کے خلاف صاف ہوا کے حق کو بنیادی حق مانا ہے۔ یہاں تک کہ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ خوراک کا ضیاع کرنا دراصل جینے کے حق کے خلاف ہے، یعنی وقار اور زندگی کا کانسیپٹ اب پریکٹیکل ایشوز پر لاگو ہو رہا ہے۔ اور آخر میں اس اقتباس پر غور کیجیے۔ عدلیہ نے آئین پسندی کے محافظ کے طور پر کام کرنے کے بجائے آمریت کو سہولت فراہم کی۔ ماضی کے یہ قانونی اسباق ایک کڑے سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ میں اب ہمارا قانونی ڈھانچہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے جو مستقبل میں ریاست اور شہریوں کے حقوق کا بنا کسی سمجھوتے کے دفاع کر سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو اور خصوصاً قانون کے طالب علموں کو ضرور سوچنا چاہیے۔